केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। केशवानंद भारती एक संत थे। इनका पूरा नाम था श्रीमद जगतगुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलावारू। ये केरल के एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। यह मठ 9वीं सदी के महान संत शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य से जुड़े हुए होने के कारण इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता था। अतः केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था, जिसके कुछ ही साल बाद अपने गुरु के निधन की वजह से वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। 1970 के दशक में कासगोड़ में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। यह वही दौर था जब EMS निम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही थी। यहां पर एक नया शब्द आया है, वामपंथी। इससे पहले कि आपके मन में इस शब्द को लेकर प्रश्न उत्पन्न हो, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि वामपंथी कहते हैं समाजवादी विचारधारा के लोगों को और दक्षिणपंथी कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को। अगर आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। समाज में गैर आर्थिक बराबरी कम करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली। साधारण शब्दों में कहें तो केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून के तहत जिस किसी व्यक्ति या संस्था के पास बहुत अधिक भूमि थी, उनकी भूमि को लेकर भूमिहीनों को बांटे जा रही थी और इसके चपेट में एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई। मठ के सैकड़ों एकड़ की जमीन अब सरकार की हो चुकी थी। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को केरल के हाईकोर्ट में चुनौती दी। केरल के हाईकोर्ट के समक्ष इस मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति यानी फिक्स और करंट एसेट्स रखने का हक देता है। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी। जानकारों के अनुसार स्वामी केशवानंद भारती के प्रतिनिधियों को संवैधानिक मामलों के मशहूर वकील नानी पालकीवाला ने सलाह दी थी कि ऐसा करने से मठ को उसका हक दिलाया जा सकता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट चला गया। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले से कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े थे। उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन का अधिकार है। इसलिए तय किया गया कि पूर्व के गोलकनाथ मामले में बनी 11 जजों की संवैधानिक पीठ से भी बड़ी पीठ बनाई जाए। इसलिए 13 जजों की पीठ बनाई गई। जाने माने न्यायविदों नानी पालकीवाला, फाली नरीमन और सॉली सोराबजी ने सरकार के खिलाफ केस की पैरवी की। सर्वोच्च न्यायालय में 13 जजों की इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस SM सिकरी। इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, जो 68 दिनों तक चली। फैसले में जज एक मत नहीं थे। फैसले में 7 जज एक पक्ष में थे तो 6 जजों का पक्ष अलग था। जिधर बहुमत था उसका पक्ष फैसला बना। फैसले में कहा गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता है। संसद इसे किसी भी संशोधन में नहीं बदल सकती। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। जिन 7 जजों की वजह से यह फैसला दिया गया था उनके नाम थे SM सिकरी, जस्टिस KS हेगड़े, AK मुखरेजा, JM शेलात, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी
और HR खन्ना। और जो इसके खिलाफ थे उनका नाम था जस्टिस एन रे, DG पालेकर, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी और YK चंद्रचूड़। एडनीर मठ के शंकराचार्य वैसे तो यह मामला हार गए थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह आज भी मिसाल है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार के संशोधन से संविधान की मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए, और यदि संसद इस प्रकार का संशोधन करती है जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट होती है तो इस प्रकार का संशोधन अवैध होगा और न्यायालय को उसे निरस्त करने का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय समय समय पर अपने समक्ष आने वाले मामलों की प्रकृति के आधार पर संविधान के मूल ढांचे की परिधि निर्धारित करेगा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था एक सक्रिय रूप धारण करने लगी और एक नया अध्याय का आरंभ होना शुरू हुआ, जिसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं।